ठीक है, तो वी वर डूइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आया आपको क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? कौन बताएगा अभी? जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ हाउ वी कैन चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स? हाउ कैन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स? बाय चेंज। तो तीन तरीके से हम मैग्नेटिक, देखो पहले तो समझो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। फ्लक्स का फॉर्मूला है P डॉट ए, बराबर है। P डॉट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, इसको तुम लिखोगे तो आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, और ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये किसी तरीके से चेंज होना चाहिए, ये जो फाई है ये चेंज होना चाहिए अपना। अब ये कैसे हो रहा है उसको हम देखेंगे, कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। दिस इज फॉर्मूला। ये एक टर्न के लिए ऐसे n टर्न्स आ गई तो तुम इज इक्वल टू माइनस n डी फाई बाई डी टी पुट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ ये सबको, ये बात सबको समझ में है? तो अब हम कैसे इसको फ्लक्स हम चेंज कैसे कर सकते हैं? या तो हम बी को चेंज कर दें, बी के मैग्नेट्यूड को। तो इसका एग्जांपल क्या है, एक मैग्नेट लो और मैग्नेट को तुम इस लूप के पास लेके आओ। तो जब तुम इस मैग्नेट को इस लूप के पास लेके आओगे like this, तो what you are doing actually you are changing the magnitude of B, बराबर है? Correct. So this is one way of changing your flux। B इसको चेंज करो, तो हम दूसरा चेंज कर सकते हैं, एरिया को चेंज कर सकते हैं ना। एरिया को कम ज्यादा कर लो, उससे फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, या फिर अगर हम थीटा को चेंज करें। ठीक है, थीटा को कैसे चेंज करोगे तो इसका मैंने बताया, जैसे सपोज ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी। ठीक है, इसमें तुम इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ तुम्हारा? थीटा चेंज। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? तो ये ईएमएफ इंड्यूस करने के तरीके। अब लेकिन ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है, दैट इज द पॉइंट। उसके लिए हमने क्या सीखा था? उसके लिए हमने सीखा था लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या था? व्हाट वाज लेंजेस लॉ? स्टेटमेंट क्या था लेंजेस लॉ का? यस, तो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा टू अपोज द कॉज। ईएमएफ देखो कैसा इंड्यूस होता है, ऑलवेज टू अपोज द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, तो जैसे इसका चलो मैं एग्जांपल दिखा देता हूं आपको लेंजेस लॉ का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो, मान लो मेरे पास ये एक कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसी है। ठीक है, यहाँ पर ये एक, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक रॉड रख दी जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं। जैसे चिपकी हुई है इससे, और इसको हम ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, बराबर है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर एक रजिस्टर रख दिया है, रजिस्टर आर। ठीक, तो अब जब मैं इसको ऐसे खींचूंगा इस तरफ में, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? करंट कैसा इंड्यूस होना चाहिए? करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। ये स्टेटमेंट ध्यान रखो, करंट इज या ईएमएफ इज इंड्यूस इन सच अ वे टू अपोज द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। रिपीट करो, अपोज द कॉज दैट इज, पूरा स्टेटमेंट, अपोज द कॉज दैट इज। यस, तो अब यहाँ पे कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज? नहीं, दैट इज नॉट द कॉज।
फील्ड चेंज हो रही है ना, या तो फील्ड इंक्रीज हो रही होगी या तो फील्ड डिक्रीज हो रही होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, फील्ड इज डिक्रीज हो रही है ना, एरिया कम हो रहा है ना, देखो यहाँ पे एरिया कम हो रहा है तो फील्ड फील्ड तो डिक्रीज हो रही होगी, बराबर है। अब फील्ड डिक्रीज हो रही है तो करंट कैसा आ जाएगा यहाँ पे, फील्ड अगर डिक्रीज हो रही है तो करंट कैसा आ जाएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, इंक्रीज द, वो डिक्रीज हो रही है ना फील्ड, तो क्या करे, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और तुम्हें क्या मालूम है, अपना राइट हैंड लो और उसको अगर मान लो तुम जैसे if you just curl it like this, तो thumb gives you the direction of current, magnetic field। अगर तुम इसको करंट के डायरेक्शन लेते हो तो thumb gives you the direction of magnetic field। तो अगर मान लो तुम इसको ऐसे ऐसे कर्ल करते हो तो thumb will give you the direction of magnetic field, बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ पे ऐसे फ्लो हो जाएगा, देखो देखिए राइट हैंड, इसको ऐसे कर्ल करो, ऐसे अंदर की साइड जाओ, होगा कि नहीं होगा, तो करंट का डायरेक्शन देखो होगा ऐसा, बराबर है। अगर हम इसको ऐसे लेके जाएंगे तो ठीक है, हम इसको ऐसे। अब अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम्हें मैग्नेटिज्म याद होगा तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस वायर में फोर्स का डायरेक्शन क्या है, कैसे लगेगा, करंट अगर ऐसा आया तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स क्या होता था, याद है फॉर्मूला की नहीं, हाँ और क्या था, आई एल क्रॉस बी वाला रिलेशन, डू यू रिमेम्बर दिस रिलेशन, आई एल क्रॉस बी, बताइए। यहाँ पे बताओ क्या होगा, किस डायरेक्शन में आएगा, अंदर ऐसे होगा कि ऐसे होगा, आई एल का डायरेक्शन ये हो गया, देखो आई एल का डायरेक्शन ये हो गया, बी का डायरेक्शन क्या है, बी का डायरेक्शन है अंदर की तरफ, तो आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, तो ये जो डायरेक्शन होगा दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंड्यूस्ड, ठीक है ना। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर फोर्स इंड्यूस का डायरेक्शन ये है, तुम तो फोर्स ऐसे लगा रहे थे ना, दैट मींस जब तुम इस वायर को ऐसे खींचोगे तो तुम्हें इस इधर पे एक रेजिस्टिव फोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड यू हैव टू वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स ओनली। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, ये तो तुम अगर फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होता तो तुम्हें तो कुछ इसको खींचने की जरूरत ही नहीं थी, ये अपने आप से इसमें करंट इंड्यूस हो जाता था, देन दैट वुड इवन वॉयलेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है कि नहीं, नहीं तो तुम बोलोगे एनर्जी तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है अपने आप से, हमने उस लाइट से खींच दी अपने आप से चलता जा रहा है, तो यहाँ पर तो एनर्जी अपने आप से प्रोड्यूस हो रही है ना, है कि नहीं है। तो वी हैव टू वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स, जब तुम इसको ऐसे खींच रहे होगे तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यस एक ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, जो कि उसको ऐसे नहीं, मतलब विच विल तुम्हारे फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा है, इट्स लाइक दैट, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं कि लेट्स से ये एक मेरा लूप है, कैसे लूप लेंगे हम, चलो ठीक है यहाँ पे बना देते हैं लूप, ठीक है, और यहाँ पर मैं नॉर्थ पोल को ऐसे लेके आ रहा हूँ, तो नॉर्थ पोल को अगर मैं इसकी तरफ लेके जाऊंगा तो इसमें करंट कैसा इस लूप में आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सोचो कैसा कैसा आना चाहिए, क्लॉकवाइज आना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, अब देखो कॉज क्या है यहाँ पे, नॉर्थ पोल पास में जा रहा है, या इन वन सेंस जब नॉर्थ पोल पास में जा रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट कैसा इंड्यूस होना चाहिए, टू डिक्रीज द फ्लक्स, करेक्ट, बराबर है कि नहीं, कॉज क्या है,
फ्लक्स इज इंक्रीजिंग ओवर हियर, तो तुम्हें बस यही चेक करना है फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा होगा देन व्हाट विल हैपन, तुम्हें करंट ऐसा इंड्यूस कराना है टू डिक्रीज द फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी फ्लक्स, यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो करंट ऐसे समझ आए किस डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज है ना, दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, यहाँ से देखोगे तो एक एंटी क्लॉकवाइज, समझा आपको अथर। और इसी तरह जब तुम नॉर्थ को ऐसे लेके जाओगे तो कैसा, क्या व्हाट विल बी द डायरेक्शन, तो तुमने एक ये डायग्राम देखा होगा, देखो जब तुम छोटे थे 10th स्टैंडर्ड में तो तुमने ये डायग्राम देखा होगा, कौन सा डायग्राम, इस तरह का डायग्राम देखा था तुमने, देखा था इस तरह का डायग्राम, याद है कि थोड़ा बहुत याद है, इस तरह का डायग्राम देखा होगा। देखो ये क्या सिंबल बना है, एस बना है ना, तो करंट कैसे, दिस इज क्लॉकवाइज। तो अब देखो अगर क्लॉकवाइज है ना तो यहाँ पे साउथ पोल एक्चुअली, मतलब तुम अगर ऐसा देख रहे हो लूप को और तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो तुम्हें यहाँ पे साउथ पोल दिखाई देगा, और तुम्हें उधर से देखोगे तो नॉर्थ पोल दिखाई देगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, नहीं समझा, देखो अगर तुम कोई भी चीज क्लॉकवाइज ऐसे मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ से कोई देखेगा, जैसे अभी मैं इसको क्लॉकवाइज देख रहा हूँ, ठीक है, तुम इसको कैसे देख रहे हो, बराबर, तुम अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, वेरी अमेजिंग थिंग, यस। सो नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जब तुम्हारा नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी डेवलप होनी चाहिए, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, दैट इज अ कॉज, इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, नॉर्थ पोल डेवलप होगा ना, तो यहाँ पे कौन सा पोल आएगा, ये आएगा, तो करंट यहाँ पे कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर इसको तुम दूर लेके जाओगे तो कौन सा पोल आएगा, साउथ पोल आएगा, इट विल ट्राई टू ऑलवेज अपोज द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट, समझ में आया, ईएमआई। तो जनरली हम लोगों ने जब इसके क्वेश्चंस किए थे तो ईएमएफ के लिए हमने क्या किया था, इसको ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ऐसे निकालते थे ना, याद आ रहा है कि नहीं, नहीं याद आता तो वीडियो देख लेना है कि मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, फैराडेज, दिस इज फैराडेज, ठीक है, चलो आगे बढ़े। वो वाली डिवाइसेस जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज होता है, जैसे कैन यू नेम सम डिवाइसेस जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, एंड ट्रांसफार्मर है कि नहीं है, ट्रांसफार्मर इज वन सच डिवाइस। तो उसमें देखो क्या होता है, ट्रांसफार्मर का कोर रहता है पूरा, ठीक है, उसमें हम ऐसे वाइंडिंग करते हैं, उससे क्या होता है कि उसके कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा, हम आगे देखेंगे इसमें, ठीक है। तो अब होता क्या है, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे सपोज मेरे पास एक कोर है, आयरन ऐसा कोर है मेरे पास, ठीक, इसके अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें आया, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, अगर ये फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे लोकलाइज्ड करंट बनने स्टार्ट हो जाता है, लोकलाइज्ड करंट मतलब क्या होगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ करंट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक ऐसे लोकलाइज्ड करंट ये बनने स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इन करंट्स को ही हम एडी करंट्स बोलते हैं। तो देखो क्या ये डिजायर्ड इफेक्ट है, इससे क्या होगा,
अगर मान लो ये एडी करंट जैसे बनना स्टार्ट हो गए यहाँ पे लूप्स में, तो व्हाट विल हैपन, एनर्जी वेस्ट होगी ना। तुम्हारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कुछ काम कर रही थी, थोड़ी बहुत एनर्जी इसमें भी जाएगी। तो इनको बोलते हैं एडी करंट लॉसेस। इनको मिनिमाइज कैसे करते हो आप, ट्रांसफार्मर में देखो कभी भी एक पूरा सा आयरन का ब्लॉक नहीं लेते, क्या लेते मालूम है, शीट्स लेते हैं, कई सारी शीट्स लेते हैं, उनको टाई कर देते हैं। ठीक है, वी डोंट टेक ऐसा पूरा ब्लॉक, तो ऐसे तुमने टाई कर दिया और उनको लैमिनेटेड कोर रहता है। वो ट्रांसफार्मर का जो कोर रहता है कैसे रहता है, लैमिनेटेड कोर रहता है ना, मतलब कैसे, जैसे आपकी बुक के पेजेस है ना, समझो आप तुमने लैमिनेशन आयरन को ऐसे लैमिनेशन करके ऐसे ऐसे करके सब बांध दिया सबको साथ में लाके, दैट इज नोन एज लैमिनेटेड आयरन कोर। ठीक है, और उसमें जब तुम फ्लक्स पास कराते हो तो ये एडी करंट लॉसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं उसमें। ठीक है, ये है तुम्हारा एडी करंट। इसमें भी यही तुम्हारा ईएमआई का ही प्रिंसिपल यूज हो रहा है ना, फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से जो करंट यहाँ पे इंड्यूस हुआ। ठीक है, चलो तो बच्चों अभी हम सेल्फ इंडक्शन देखते हैं, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत लोग छोड़ देते हैं इंडक्टेंस। ठीक है, पर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडक्टेंस क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हो अभी। ठीक है, 4-5 पेपर जो मैंने देखे हैं अभी तक के, उनमें से हर एक पेपर में कुछ ना कुछ इंडक्टेंस से रिलेटेड पूछते ही पूछते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझो इंडक्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस बताओ क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, पढ़ा है रेजिस्टेंस? यस बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है। या तो हम मेजर कैसे करते थे रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया या बढ़ाया तो उससे क्या हुआ, करंट बढ़ गया। मतलब एक रजिस्टर के अक्रॉस अगर वो ओमिक रजिस्टर है, मतलब ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो अगर हम उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा ना। बराबर है कि नहीं बराबर है, तो कैन वी से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब तुम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देते हो दिस गिव्स यू अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज रेजिस्टेंस। ये तो है रेजिस्टेंस, ऐसे तो मेजर करते हैं ना। कैपेसिटेंस क्या होता है, तो कोई भी आप सर्किट ले लो इलेक्ट्रिकल का, उसमें ये तीन चीज तुम्हें मिलेंगी ही मिलेंगी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। इंडक्टेंस आपको एसी में मिलता है, हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना एसी, उसमें आपको एक कंसेप्ट और क्लियर होगा क्यों इंडक्टेंस हमें एसी सर्किट्स में मिलता है। बताओ कैपेसिटेंस क्या होता है, मेजर कैसे करते कैपेसिटेंस, याद है, या Q इज इक्वल टू CV, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जब तुम बढ़ाते हो क्या होता है, कितना चार्ज स्टोर हो रहा है वो बढ़ जाएगा ना, मतलब यू नो दिस ना। जैसे कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं उसको जैसे स्विच को ऑन करते हैं वैसे क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो अगर तुम यहाँ पे बैटरी की का मैग्नेट मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दोगे तो चार्ज भी ज्यादा आएगा। बराबर है कि नहीं बराबर है, करेक्ट। तो V इज यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। यहाँ पे जब भी तुम प्रोपोर्शनैलिटी से हटाते तो क्या आता है, यहाँ पे उल्टा लिख लेते Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इज दैट कांस्टेंट। ठीक है, अब इंडक्टेंस भी कुछ इसी तरह से, इंडक्टेंस को भी हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। क्या होता है इंडक्टेंस, जब भी हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, देखो यहाँ पर क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस करंट, यहाँ पर क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज। इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, अगर मान लो तुम्हारा फ्लक्स जो है, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो ज्यादा करंट आएगा, है कि नहीं है, कम फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो कम करंट आएगा। बराबर है, तो यहां पर हम यू कैन से जो फाई है तुम्हारा फ्लक्स, अभी हम इसको फ्लक्स के टर्म्स में देख रहे हैं इंडक्टेंस को। ठीक है, इंडक्टेंस को हम फ्लक्स के टर्म्स में देख रहे हैं।
तो फाई जो है यहाँ पे, फाई किसके बराबर है? फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है कि नहीं? जितना ज्यादा फ्लक्स होगा तुम बोल सकते हो उतना ही ज्यादा करंट भी इंड्यूस होगा, है ना? जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। फिर अब जब इस साइन को तुम हटा दोगे, यहाँ पर एक इंडक्टेंस है, एंड इंडक्टेंस को हम किससे लिखते हैं? एल से। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओम्स। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या था? फैरेड। बराबर। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ इसके डायमेंशंस क्या होंगे? तो एल के डायमेंशन निकालने हैं तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखो ऐसे तुम्हें फिर क्या करना पड़ेगा, इसको बी लेना पड़ेगा, बी डॉट ए। मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे फॉर्मूले से इसको मत कंपेयर करना। और ये आई हो गया, आई तो अपना खुद एक फंडामेंटल यूनिट है। ए के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? एल स्क्वायर। बी के डायमेंशन को क्या लिख सकते हो? बी के डायमेंशन के लिए तुम ये वाला फॉर्मूला उसको F = Q BB। तो F के डायमेंशन क्या हो गया? M L T - 2 IT L T इनवर्स B। बराबर। IT किसका है? चार्ज। L T इनवर्स किसका है? वेलोसिटी। और B का हमें पता करना है, तो B का कितना हो गया? M L T - 2 I T। एक्चुअली T और T इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो यहाँ पे L और L भी कैंसिल हो, ठीक है, यहीं पे कैंसिल कर दो इसको। तो MT - 2 MT - 2 और क्या क्या यहाँ पे क्या बचा? I और I बचा ना, बराबर ना? MT - 2 अपॉन I टाइम्स B। अच्छा, B तो मैंने लिख लिया, तो I इनवर्स ना, MT - 2 I इनवर्स, ये B का आ गया, और बस इसके साथ जोड़ दो इसको, MT - 2 I इनवर्स L स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है, कहाँ मिस्टेक हो गया? कुछ तो 4 आ रहा था ना तुम्हारा, M L स्क्वायर T - 2 I, ये हो गया डायमेंशन। तुम्हारा कितना आ रहा है? M L T - 4 आ रहा था। बराबर है, स्क्वायर T - 2 यहाँ समझा? ठीक है ना, मेरा सही है ना, कुछ मिस्टेक और नहीं है ना? मुझे याद नहीं है मैंने जैसे, देखो इसको एक और तरीके, ठीक है, इसको लिख लेना, अभी तो समझ गए ना कैसे लिखना है, बस आप ऐसे मार्क कर लो। देखो इसको एक और तरीके से तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उसको फिर तुम्हारा डायमेंशन निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जस्ट मैच अपना उस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखेंगे कहाँ कुछ मिस्टेक है। अभी देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, या ठीक है, रब कर दो इसको। तुम इसको देखो, अगर डिफरेंशिएट करते हो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, तो L तो कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा? E is equal to d minus d phi by dt equals to minus L di by dt, बराबर है। और d phi by dt क्या होता है? E होता है ना, तो यहाँ पर तुम इसी फॉर्मूले को तुम ऐसे E is equal to minus L di by dt ऐसे भी लिख सकते हो,
मतलब कितना कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा जब तुम्हारा कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो रहा होगा, करेक्ट। एट सम टाइम टी जब तुम्हारा करंट किसी भी रेट से चेंज हो रहा होगा तब कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, उसका रेशियो होता है एल। समझ में आया क्या बोला? मतलब एट सम टाइम टी हो सकता है करंट जो था वो 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रहा था, उस टाइम जो ईएमएफ तुम्हारा इंड्यूस हुआ था वो हो सकता है 10 वोल्ट्स था, तो कितना हो गया तुम्हारा इंडक्टेंस, कितना हो गया, इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, कितना हो गया इसका तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस, ई देखो ई मैंने कितना बोला 10 वोल्ट, बराबर है, ई कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया, डी आई बाई डी टी कितना हो गया 1 एम्पियर पर सेकंड, तो एल कितना हुआ 10 हेनरी, 10 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकंड, लाइक दैट। तो जब तुम्हारा समझ में आया ना कि अब हाउ यू आर कैलकुलेटिंग, तो इसका भी देखो जरा यहाँ से डायमेंशन निकाल के देखो, यहाँ से तुम डायमेंशन निकाल के देखोगे तो ई का डायमेंशन कोई कौन बताएगा कितना होता है, कितना होता है? हाँ डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? क्या होगा ई का डायमेंशन? हाँ वर्क अपॉन चार्ज इज डायमेंशन ऑफ ई ना, सो ई हो गया वर्क अपॉन चार्ज व्हिच इज इक्वल टू एल डी आई बाई, वर्क का भी आपको मालूम है, वर्क का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्यू का क्या होता है आई टी इक्वल्स टू, आई थिंक मैच हो रहा है ना, टी टी कैंसिल तो आई थिंक मैच हो रहा है, बराबर है ना, आई स्क्वायर इधर पे चला जाए, ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। तो बेसिक बेसिक फॉर्मूले याद रखो, बेसिक फॉर्मूले कब याद होंगे जब बेसिक कंसेप्ट याद होंगे, तो तुम्हें लगेगा कि डायमेंशनल एनालिसिस तो ऐसे ही चैप्टर, लेकिन उसमें सब आ जाता है, तुम्हें पूरी फिजिक्स आ जाती है उसमें, ठीक है। चलो तो समझ में आया सबको? तो अगर हमें सोलेनॉइड की, एल को मैंने क्या बोला सेल्फ इंडक्टेंस, एल को क्या बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, तो यहां तक पहले बताओ किसी का कुछ डाउट है यहाँ? तो मान लो मुझे एक सोलेनॉइड की ये निकालनी है सेल्फ इंडक्टेंस, एल क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस होता है, एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो भी आएगा बाद में। तो अगर मुझे सपोज सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो उसका तरीका क्या होता है देख लो, क्योंकि इस तरह से तुम्हें निकालने को पूछेगा, ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या होता है, व्हाट इज सोलेनॉइड? क्या होता है सोलेनॉइड? सुना है, नाम सुना है, क्या होता है सोलेनॉइड? कुछ तो होता है, कुछ तो होता था, क्या था सोलेनॉइड? यस यस सर, या तो बेसिकली आई डोंट हैव इट राइट, बट आप घर में भी बना सकते सोलेनॉइड, एक नेल रहती है ना, ये वाली नेल, उसके ऊपर वायर ऐसे बाउंड कर दो, ये इसके ऊपर मान लो अगर मैं वैसे वायर बाउंड कर दूं, ठीक है, इस पे ऐसे वायर ऐसे बाउंड कर दूं, तो और यहाँ पे कुछ करंट दो तो इस यहाँ पर एक्चुअली कुछ मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में आ जाती है। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, एक नेल लेने का, उसके ऊपर खूब सारे ऐसे वायर बाउंड कर देने के और उसको एक बैटरी से लगा देने का, तुम देखोगे उसमें एक्चुअली में देयर सम कुछ इट इज अट्रैक्टिंग सम आयरन पिंस एक्चुअली, ठीक है, तो वो एक होममेड छोटा सा स्मॉल स्केल का सोलेनॉइड है। तो समझ में आया सोलेनॉइड क्या होता है? हम्म? तो अगर मुझे फाइंड करना है सोलेनॉइड की इंडक्टेंस कितनी, सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी, तो कुछ टर्म्स आपको सोलेनॉइड से रिलेटेड पता होनी चाहिए, तभी आप इसमें आगे आप पढ़ पाओगे। देखो
ठीक है, दिस इज ऐसे ही रहते सोलेनॉइड। तो यहाँ पर देखो वी है n number of loops पर, तो इसको हम बोलते हैं n। n का मतलब क्या हुआ, ये स्मॉल है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज मैंने बोला जो सोलेनॉइड है वो उसमें 1000 टन पर मीटर है, 1000 टन पर मीटर है, तो आधे मीटर में कितने टन होंगे, 5, या 3000 टन पर मीटर है तो 10 सेंटीमीटर में कितने निकाल लोगे तुम ना, बराबर। तो n इज नंबर ऑफ लूप्स पर टर्न, ठीक है, ये n होता है। फिर लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड क्या है, L तो मालूम ही है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड हो जाएगा, ठीक है। और क्या टर्म हो सकता है, I, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो दैट विल बी I, बराबर है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो कितनी होगी, B will be equal to mu naught n, ये फॉर्मूला तो पता है बच्चों, म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, जस्ट लाइक योर एप्सिलॉन नॉट, वैसे म्यू नॉट, ठीक है। आधी बात समझ में। तो क्या सोलेनॉइड में अगर मान लो करंट कांस्टेंट है तो कुछ इंडक्टेंस होगा कि नहीं होगा, अगर करंट कांस्टेंट है तो सोलेनॉइड में कुछ इंडक्टेंस होगा कि नहीं, करंट अगर, फिर से क्वेश्चन सुनो, करंट अगर कांस्टेंट है तो क्या सोलेनॉइड में इंडक्टेंस पॉसिबल, सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा व्हेन करंट इज कांस्टेंट, अच्छा ठीक है, करंट कांस्टेंट हो तो क्या हो गया, करंट अगर कांस्टेंट हुआ तो व्हाट विल हैपन, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स जो कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर है। तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो क्या तुम्हारा यहाँ पर कुछ ईएमएफ तुम्हें जनरेट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है तो ईएमएफ तो नहीं जनरेट होगा, इसका खुद का ईएमएफ नहीं जनरेट होगा ना, मतलब ईएमएफ तुम एक्सटर्नली दे रहे हो लेकिन खुद ये कुछ ईएमएफ जनरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस कब रहेगा, जब इसमें करंट चेंज हो रहा हो, मान लो इसको एसी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर तुमने जैसे ही स्विच को दबाया वैसे से कुछ उस टाइम पे कुछ कितना इंडक्टेंस था उसकी बात होगी। तो इंडक्टेंस की बात कब होगी, यहाँ पे सर्किट्स में इंडक्टेंस की बात कब होगी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। वैसे तो नॉर्मल डीसी सर्किट में भी मैग्नेटिक फील्ड रहती है लेकिन हम वहां पे इंडक्टेंस की बात नहीं करते हैं, करेक्ट। इंडक्टेंस की बात कहां पर होगी, अगर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे सोलेनॉइड के केस में जैसे तुम स्विच को जैसे ही दबाओगे, स्विच को तुमने जैसे ही दबाया प्रेस किया तो करंट इंक्रीज हो रहा होगा, उतने टाइम पीरियड के लिए इसके पास कुछ इंडक्टेंस रहेगा, करंट इंक्रीज हो रहा है, या स्विच को तुमने ऑफ किया तो करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, तो दैट इज एक्चुअली वेरी दैट्स अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मिली सेकेंड्स, माइक्रोसेकंड, उतने फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए इसके पास कुछ इंडक्टेंस रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि इसके अंदर ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब तुम्हारा ये आई चेंज हो रहा हो, अगर आई कांस्टेंट है तो ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस 0, लिख दो, लिख दो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ solenoid for constant I is 0, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे अच्छा फ्लक्स कितना होगा यहाँ पे,
फ्लक्स कितना होगा, इसका एरिया का मान लो मैं बोल देता हूँ ए है, या मान लो इसका रेडियस आर है, फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स क्या होता है बी डॉट ए ना, बराबर। तो ए कितना हो, बी कितना हो गया, ए कितना हो गया पाई आर स्क्वायर पाई। अब तुम ईएमएफ कैसे निकाल देते हैं, ईएमएफ कैसे निकाल देते हैं, E was always equal to minus d phi by dt, ठीक है। यहाँ पे जस्ट d phi by dt कर दो, नॉट पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है ना, म्यू एन पाई आर, क्या चेंज हो रहा है, आई चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी आई बाई डी टी आ जाएगा, नेगेटिव साइन दे देगा माइनस जीरो। तो डी फाई बाई डी टी क्या होता है, ईएमएफ होता है, E is equal to this times di by dt, ठीक है। तो देखो E is equal to माइनस म्यू नॉट n पाई r स्क्वायर di by dt, ठीक है, बरोबर है बच्चों। ये किसके लिए है, एक कॉइल के लिए, ऐसे कितनी कॉइल है हमारे सोलेनोइड में, है ना, कितनी कॉइल है सोलेनोइड में, number of coils in a solenoid is how many, how much coils do we have in solenoid, number of turns in a solenoid कितने हैं, n नहीं है, number of turns in a solenoid कितने हैं, देखो ये क्या है, नंबर ऑफ एक सेकंड नंबर ऑफ लूप, आई एम सॉरी नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ हो गई, आई एम सॉरी, फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर दो, पर यूनिट लेंथ होता है, यस। अब बताओ कितने होंगे, टोटल लेंथ n into l ना, n into l, अच्छा इसीलिए आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए, तो ये इसको चेंज कर लो, नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, n into l हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पर अभी तुम्हें फैराडेज लॉ मालूम है, फैराडेज लॉ क्या होता है, E is equal to minus d phi by dt या E is equal to minus n d phi by dt, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, बराबर। तो इसको कितना हो जाएगा ये, E is equal to minus म्यू नॉट n पाई r स्क्वायर, तो एक लूप के लिए हो गया, बराबर है, तो एक लूप के लिए ना, ऐसे कितने लूप्स हैं, n into l लूप्स है ना, di by dt, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है तुम्हारा, यही तुम्हारी हो जाएगी इसकी सेल्फ इंडक्टेंस, सोलेनोइड की जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी वो ये वाला टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर l पाई r स्क्वायर, ये हो गई तुम्हारी, लिख लो जल्दी से इसको। ये वाला जो पार्ट है ना, अभी सर्किट में इंडक्टेंस को कैसे आप लगाते हो जब करंट इंक्रीज कर रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना ये वाला पार्ट। देखो सपोज मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे कुछ लेट्स से करंट चेंज हो रहा हो, करंट इंक्रीज हो रहा होगा या करंट डिक्रीज हो रहा होगा, उसकी वजह से कुछ सर्किट में उसका सेल्फ इंडक्टेंस भी रहेगा, क्योंकि अगर मान लो करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो सर्किट के पास खुद का कुछ सेल्फ इंडक्टेंस आ जाता है, बराबर है, बराबर है। तो देखते हैं चलो इसको, मान लो मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे मैं इंडक्टेंस भी बना देता हूँ, तो पहले इंडक्टेंस ही बना देते हैं, इंडक्टेंस का सिंबल क्या रहता है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या रहता है, मालूम हो ना, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या रहता है, कैपेसिटेंस का भी सिंबल मालूम हो, इंडक्टेंस का सिंबल ये रहता है, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा रहता है, पर आपको अगर मालूम हो तो, स्विच है तुम्हारा, बैटरी है, अब होता है कि जैसे ही तुम इस बैटरी को
तो इसका मान लो इस सर्किट को इंडक्टेंस L रेजिस्टेंस R। ये डीसी सर्किट है, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मान लो कोई सोलेनॉइड ले ली तुमने, उसको एक रेजिस्टर से लगा दिया, इस तरह कुछ हो रहा होगा। तो अभी समझो जैसे ही तुम इसको स्विच को ऑन करोगे वैसे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जैसे तुम स्विच को ऑन करोगे करंट विल बी इंक्रीजिंग, करंट तो इंक्रीज करेगा ना, बराबर है। ओके, तो नाउ अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे पोलैरिटी कैसे आनी चाहिए बताओ बच्चों। अगेन तो जैसे तुम इसको ऑन करोगे वैसे ही यहाँ पे करंट ऐसे करंट इंक्रीज करना शुरू हुआ, तो यहाँ पे पोलैरिटी कैसी आएगी, इट शुड बी इन सच अ वे टू अपोज द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। तो पोलैरिटी कैसी आनी चाहिए, कैसी आ जाएगी, मतलब ठीक है चलो मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ, सोच के देखो इसको। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, बराबर है, बराबर है, यस बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्यों, हाँ इट विल ट्राई टू अपोज द कॉज। ये जो मतलब यहाँ पे जो ईएमएफ, यहाँ पर जो ईएमएफ होगा ना, ये ईएमएफ यहाँ पे ऐसे बनेगा इसको अपोज करने के लिए, और जब तुम स्विच को ऑफ करोगे तब इसका ऑपोजिट हो जाएगा। करंट कम हो रहा है ना अभी, समझ में आ रही बात की नहीं है। तो यहाँ पर देखो लेट्स से यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये इसका ईएमएफ ई है, तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक गया तो इसका इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई है, बराबर। देखो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो, ऐसे फ्लो हो रहा था। अब तुम जब रजिस्टर के पास जाओगे यहाँ पे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मान लो इस इंस्टेंट में करंट आई था यहाँ पे, ये मूविंग लाइक दिस, रजिस्टर के क्रॉस करंट कितना होगा, माइनस आई आर। देखो ना करंट ऐसे आ रहा है, तुम ऐसे जा रहे हो, मतलब दिस पॉइंट वुड बी योर हाई पोटेंशियल का पॉइंट, दिस पॉइंट वुड बी लो पोटेंशियल का पॉइंट। ऐसे देखते थे ना रेजिस्टेंस में, याद आया कि नहीं, कौन सा लॉ है ये, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ। तो E माइनस आई आर, जब यहाँ पे जाएंगे तब क्या होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, बराबर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। क्या आगे E माइनस एल डी आई बाई, या E इज इक्वल टू वैसे भी लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर, ये इस सर्किट की इक्वेशन। इसी इक्वेशन को मैनिपुलेट करके कितनी इक्वेशन और बन जाती है, आपके कितने क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लिख लो इसको, ड्रॉ कर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एनर्जी इन अ सर्किट या एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर कितना होता था, कितना आता था, क्या आता था, एनीवन, हाँ पी वी आई आता था, वी आई टी आता था ना। एनर्जी इन अ सर्किट कितना आता था, वी आई टी आता था कि नहीं आता था, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं ई आई डी टी इसको ऐसा कर दूं, ई आई डी टी, अगर मैं आई डी टी से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नहीं मिल जाएगा पावर यहाँ पे, क्या लगता है आपको, एनर्जी ना सर्किट क्या था बच्चों, ये मत लग रहा है, एनर्जी वाज वी आई टी, था कि नहीं था, हाँ। हम इसको कितने छोटे से टाइम के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर तो हम इसको dt टाइम के लिए तो देख रहे हैं, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम ई आई डी टी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, चलो सब बच्चे बताओ, ई आई डी टी बराबर आर एच एस भी जब मल्टीप्लाई करो बताओ मुझे कितना आएगा, आर एच एस भी मल्टीप्लाई करो बताओ मुझे कितना आएगा, तो क्या आ जाएगा ये, यहाँ पे जब मैं इसको आई डी टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आई डी टी डी टी कैंसल्स, तो कितना हो गया एल आई डी आई, बराबर है।
और यहाँ पर अगर मैं इसको आई डी टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर आर डी टी। इसको पूरा इंटीग्रेट अगर मैं कर दूं फ्रॉम 0 टू टी, इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 टू आई, इसको 0 टू टी, तो देखो कितना आ गया, व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट, फाइनली कितना आ जाएगा, ये टर्म कितना हो जाएगा, यस बताओ ये टर्म कितना हो जाएगा, बताइए टर्म कितना हो जाएगा, एल आई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू दिस इज, ठीक है, इसको एनर्जी को यू से लिख लो, बराबर है, तो एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस अ रजिस्टर कितना होता था, आई स्क्वायर आर टी, मालूम ही होगा तुम्हें, v स्क्वायर बाय r इनटू t, एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस अ इंडक्टर कितना होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस अ इंडक्टर इज हाउ मच, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, तो इसको ट्राई करो अपने आप से, अभी हमने एनर्जी क्या देखा, एनर्जी वाज हाफ एल आई स्क्वायर, बराबर है, तो किसी सोलेनॉइड में, किसी सोलेनॉइड में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये प्रूव कर सकते हो कि नहीं, ट्राई करो इसको प्रूव करने का, एनर्जी पर यूनिट b क्या है यहाँ पे, b का वैल्यू कितना था, म्यू अभी बताया था, म्यू नॉट है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सोलेनॉइड कितना होगा, b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये होगा, इसको प्रूव करो, मैं आपको बताता हूँ बाद में, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो इसको, 2-3 मिनट ले लो, ट्राई करो, बताता हूँ। देखो अभी हमने क्या देखा था, L का वैल्यू कितना होता है, L का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज L, म्यू, तो वहां पे लिखा हुआ है, L की वैल्यू कितनी थी अपनी, म्यू नॉट n स्क्वायर L पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, बराबर, अब देखो यहाँ पर तुम देख लो, अगर ये पाई, अच्छा एल आई स्क्वायर भी है ना, एल कितना हो गया यहाँ पे, एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो गई, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल बाई आर स्क्वायर आई स्क्वायर हाफ, बराबर है, ये तो ये पूरा टर्म तो एल है मेरा, ये वाला पूरा टर्म, अब देखो पाई आर स्क्वायर एल को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम, बराबर, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इंटू आई स्क्वायर, और b क्या था, b वाज म्यू नॉट एन आई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, तो म्यू नॉट एन आई क्या हो गया, b हो गया, तो u यहाँ पे कितना हुआ, हाफ b, आगे के लिए आगे, हाँ b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, तो u अपॉन b हाफ, आप चलो डिवाइड भी कर सकते, पाई आर स्क्वायर है, लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड क्या होता है, पाई, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ सोलेनॉइड विल बी पाई आर स्क्वायर है, इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, देखो जल्दी से, सो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे सपोज मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, अब मैंने इस कॉइल के पास एक छोटी सी दूसरी कॉइल रख दी, तो क्या होगा, इसका जो फ्लक्स है इसमें लिंक करेगा कि नहीं करेगा,
क्योंकि ये कॉइल तो इसके पास में है ना, जैसे सपोज एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो भी हो रहा होगा, तो इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस वाली कॉइल के साथ लिंक करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। इस वाली कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस वाली कॉइल के साथ लिंक करेगा, तो इसमें भी कुछ क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इसमें भी कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका जो करंट है इस कॉइल की वजह से इस वाली कॉइल में कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से इस कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ में क्या था, खुद के करंट की वजह से हो रहा था, सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल मतलब क्या हो गया, इसे दूसरी वाली कॉइल की वजह से जो हो रहा है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में वैसे ही रहता है, phi इज इक्वल टू mi, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना इस कॉइल में, ये इस वाली कॉइल की वजह से हो रहा है, जो कि कनेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे इसके स्विच को ऑन करो वैसे क्या होगा, वैसे यहाँ पे करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, ठीक है। तो जैसे करंट यहाँ पे फ्लो करेगा वैसे इसमें यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज ना, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट ये इस वाली कॉइल में कुछ ईएमएफ इंड्यूस है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं, phi is equal to mi और ईएमएफ इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, यहाँ पर बच्चों ये ईएमएफ किसका है, किस वाली कॉइल का है ये ईएमएफ किस कॉइल में आ रहा है, टू वाली कॉइल में, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ईएमएफ ऑफ टू ड्यू टू वन, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और ये फ्लक्स किसका है, कौन सा फ्लक्स है ये, इसके अंदर जितना फ्लक्स जा रहा हो ये है वो है। अगर तुमने छोटी कॉइल ले ली तो कम फ्लक्स जाएगा ना, बड़ी कॉइल ले ली तो मतलब ठीक है, इसके साइज के लिए दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे छोटी कॉइल ली तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, थोड़ा ही सा फ्लक्स जाएगा, ज्यादा नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ये जो डी फाइव बाई डी टी किसका फ्लक्स हम लेते हैं, इस वाली कॉइल का फ्लक्स लेते हैं, ओके। लिख लो इसको जल्दी से, दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई सॉल्विंग दिस नाउ। यहाँ पे या तो तुम ऐसा अज्यूम करो कि बड़ी वाली कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, छोटी वाली कॉइल में तुम्हें देखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर छोटी वाली कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है और बड़ी वाली कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस देखना है। दोनों केस में सेम ही म्यूचुअल इंडक्टेंस आने वाला है, ठीक है। दोनों केसेस में म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम आने वाला है। देखो कैसे करें, तो किस में करना है, लेट्स से बड़ी वाली कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसमें देखो जल्दी से स्क्रीन पे आपकी, मान लेते हैं इसमें करंट आई यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो अभी इसके यहाँ पे इसका बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसके अंदर बड़ी वाली जो कॉइल है ना, बड़ी वाली कॉइल देखो, बड़ी वाली जो कॉइल है इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट, कितना है इसमें, यूनिट लेंथ n1 है, पर यूनिट लेंथ n1 है ना, तो ये S2 है, ये S2 है ना, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट n2 आई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा।
अच्छा अब देखो, अब छोटी वाली जो सोलेनॉइड है, इसमें कितना फ्लक्स जाएगा? बाहर का तो फ्लक्स हम वैसे भी नहीं कंसीडर करेंगे, उसके अंदर वाला फ्लक्स कंसीडर करेंगे ना सोलेनॉइड के, बराबर है ना? तो उसके अंदर कितना फ्लक्स जाएगा? फ्लक्स लिंकिंग टू स्मॉल सोलेनॉइड, कितना है? म्यू नॉट N2I पाई R1 स्क्वायर, बराबर है? ओके, अब ये सॉरी ये फ्लक्स होगी ना, ये फ्लक्स होगी, ठीक है, बराबर। तो अगेन बस अब इसको आप क्या कर दोगे? डिफरेंशिएट कर दो ना, डी फाइव बाई डी टी कर दो, डी फाइव बाई डी टी कर दो तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट, तुम्हारा ये आ जाएगा यश, आई पाई, सॉरी आई तो यहाँ पे चला जाएगा, पाई R1 स्क्वायर डी आई बाई डी टी, इसको माइनस साइन यहाँ पे लगा दो, ठीक है, समझा? उसके बाद अब क्या, अब देखो ये किसके लिए, ये एक कॉइल के लिए ना इतना, और ऐसे हमें कितनी कॉइल चाहिए इसमें? आप बताओ S1 में टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी होंगी? N1L, देखो क्योंकि अगर इसकी लेंथ L है और इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स N1 पर यूनिट लेंथ है, तो टोटल कितनी कॉइल्स आ गई उसके अंडर में? N1 इंटू L ना, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं है? Therefore minus d5 by dt is equal to mu naught n2 pi r1 square di by dt, इसको चलो बाद में लिख देंगे, कितना आ जाएगा? n1l ना, di by dt, ठीक है, समझ में आई बात? तो अब देखो यहाँ पे ये वाला जो तो डी फाइव बाई डी टी क्या हुआ? माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये तो ईएमएफ हो गया, माइनस ये क्या हो गया? देखो ये वाला टर्म तुम्हारा ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, की नहीं हो गया? देखो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ गया? म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, ये जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है आपको, यही इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, जल्दी से नोट डाउन कर लो उसको। यही आया था आपका, गुड। एल ये आया था कि नहीं आया था? देखो बच्चों, एल ये आया था कि नहीं? यस सर। बराबर है, तो क्या मैं यहाँ पे देखो बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट, अगर मान लो मैंने बोला एन तो मैं वेरी कर रहा हूँ, पाई आर, बाकी सब चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? अगर मान लो मैंने बोला मैं एन पे देख रहा हूँ, लेट्स मैंने रेडियस को भी कांस्टेंट रख दिया है, एल को भी कांस्टेंट रख दिया है, तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ जो मेरा ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है, दिस सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, क्या हम ये बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? ऊपर देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है अपना, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, आ रहा है कि नहीं आ रही है? तो क्या मैं N1 की जगह अंडर रूट ऑफ L1 लिख सकता हूं? देखो सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, N1 जो होगा, N1 किसके बराबर होगा? N1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L1, बराबर है कि नहीं है? यस। N2 किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ L2, तो N1 N2 किसके बराबर होगा? प्रोपोर्शनल टू L1 L2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पर इसको ये नहीं लिख सकता हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैं क्या ये बोल सकता हूँ, N1 रूट ऑफ N1 N2 को मैं रूट ऑफ L1 L2 लिख सकता हूँ कि नहीं? सम कांस्टेंट टाइम्स ये होगा ये,
जब ये प्रोपोर्शनैलिटी से नेट है कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, तो n1 n2 की जगह मैं सम कांस्टेंट रूट ऑफ l1 l2 लिख सकता हूँ। और फाइनली देखो तो क्या मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को ही, अगर मान लो मेरे पास म्यू, देखो यहाँ पे म्यू नॉट का टर्म कांस्टेंट है, बराबर है पाई r1, अगर ये सब चीजें कांस्टेंट हो गई तो क्या मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ k टाइम्स रूट ऑफ l1 l2, लिख सकते हैं। ये भी एक हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे k जो होता है, k का एक स्पेशल नाम है, k को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये रहता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। सो k को क्या बोलते हो, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, क्या होगा गैस कर सकते हो यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग लिख देता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर k की वैल्यू 1 है, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो टर्म है k यहाँ पर क्या सिग्निफाई कर रहा है, k की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा फ्लक्स है वो लिंक कर रहा है। 1 से ज्यादा हो सकती है क्या k की वैल्यू, k की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है क्या, हो सकती है, बताओ हो सकती कि नहीं, 1 से ज्यादा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना। 1 से ज्यादा होगी मतलब क्या हुआ, फ्लक्स हमारा मतलब 5 और तुम लिंक कर रहे हो 7, ऐसा पॉसिबल है क्या, जितना है उतना ही तो लिंक होगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। तो या तो k की वैल्यू 1 होगी मतलब परफेक्टली कपल्ड है, या 1 से कम होगी, ठीक है। तो इस k की वैल्यू देख के हमें समझ में आ जाएगा उसका कपलिंग कितना अच्छा हुआ है, ठीक है। जीरो हो गया तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो हो जाएगा ना, फिर देख m की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। चलो ट्रांसफार्मर के बारे में, सेमीकंडक्टर नहीं ट्रांसफार्मर, नहीं दैट इज अ रेक्टिफायर, वो तो रेक्टिफायर में देगा। आपने देखा होगा जैसे बाहर निकलोगे तो यहाँ पर आपकी सोसाइटी में भी देखो ट्रांसफार्मर होगा, जहां से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आता है, सब जगह सब मीटर्स में जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर देखो क्या करता है, सपोज तुमने पावर को जनरेट किया, कहाँ पे पावर जनरेट होती है, लोनी, लोनी है ना पुणे में, पुणे में मतलब डैम, हाँ जो भी डैम रहेगी, ठीक है। अब अगर सोचो अगर तुम्हें पावर वो 220 वोल्ट पे सप्लाई कर देंगे तो मालूम है क्या होगा, गैस करो क्या होगा, अगर तुम्हें पावर लोनी से 220 वोल्ट पे सप्लाई कर दी गई तो बहुत ज्यादा एनर्जी लॉसेस होंगे। सोचो 4-4-5-5, इतना भी 5 किलोमीटर तो बहुत कम हो गया, 100-500 किलोमीटर ऐसा कुछ तो होगा, 500 तो बहुत ही ज्यादा हो गया, मतलब समझ लो 100 किलोमीटर तो रहेगा लोनी से यहाँ तक, इट्स अराउंड 100 किलोमीटर, करेक्ट, बराबर। पावर स्टेशन से यहाँ तक ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की दूरी है, समझ लो। अब अगर यहाँ पर तुमने तुम्हारा जो करंट है वो कुछ 2-3-4 एम्पियर का है कुछ, ठीक, तो उसमें आई स्क्वायर आर लॉस, सोचो 100 किलोमीटर का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना उसका बहुत, करेक्ट। तो उसमें ये वाले जो लॉसेस होते हैं तुम्हारे आई स्क्वायर आर वाले जो लॉसेस होते हैं, आई स्क्वायर आर टी वाले जो लॉसेस, ये बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि आई की भी वैल्यू बहुत बढ़ गई, आर की भी वैल्यू बहुत बढ़ गई, ठीक है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई स्क्वायर आर टी के जो लॉसेस है वो बहुत ज्यादा
बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम फिर? हाँ, आई को हम कम कर, आई को कम कैसे कर सकते हो? अगर हम सोचो, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई कर दें, जैसे अगर तुम रेलवे के पास, रेलवे में कभी जाते हो तो तुम देखो इस तरह एक साइन देखते हो ना, खतरा ना, ऐसे हड्डी बन जाती है, मतलब क्रॉस बना दिया ना, बराबर है कि नहीं? क्या लिखा रहता है? 2.5 किलो वोल्ट ना, बड़ा है कि नहीं? 2.5 किलो वोल्ट, 3.5, 2.5 किलो वोल्ट, समझ कितना हाई वोल्टेज है? कभी कभी तो 25 किलो वोल्ट तक रहता है, 25 भी रहता है कभी कभी तो यहाँ पर ना। तो 25 किलो वोल्ट, समझ समझ रहे हो कितना हाई ये? तो इतने हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस तक अगर हमें जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं? यू कैन यूज ट्रांसफॉर्मर्स। तो अगर सोचो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई कर दिया तुमने, करंट बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगा, बराबर है? करंट बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगा, और उसका तुम स्क्वायर कर दोगे तो और नंबर कम हो जाएगा ना। तो दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस दिस आई स्क्वायर आर टी लॉसेस। इसीलिए आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो बहुत ही मिनिमम लॉसेस में मिल रही है। लॉसेस होते हैं उसमें, और भी कई लॉसेस होते हैं ट्रांसमिशन में, लेकिन वो हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं, लॉसेस को हम मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मर वर्किंग, ट्रांसफॉर्मर कैसे वोल्टेज को बढ़ा देता है वो हम थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फैराडे का ही लॉ यूज होता है। इनफैक्ट आजकल तो कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जिसमें ईएमआई का प्रिंसिपल ना यूज होता, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही होगा। ठीक है, तो सोच लो आफ्टर मोबाइल फोन्स में जो आपका ये है, ईएमआई यूज होता होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर में क्या रहता है? कोड रहता है। किसका कोड है? सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों क्यों यूज करते हैं? एयर में तो यूज कर सकते थे, एयर यूज कर लिए तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब इसको यूज करने की जरूरत क्या पड़ी सॉफ्ट आयरन को? तो भी हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस देखा, उसमें के वाला फैक्टर देखा था, करेक्ट? तो उस के फैक्टर को बढ़ा सकते हो इफ यू यूज दिस सॉफ्ट आयरन को। ऑलमोस्ट ये 1 के आसपास पहुंच जाता है जब तुम एक सॉफ्ट आयरन को यूज करते हो। तो अदरवाइज क्या होता है, अगर तुम सॉफ्ट आयरन कोड नहीं यूज करते हो तो ये 1 से फिर 0.5 इसके आसपास पहुंच जाता है। हवा में तो और मैग्नेटिक फील्ड बिखर जाएगी ना, तो ये इसको काइंड ऑफ के की वैल्यू को ऑलमोस्ट 1 के पास लेके चला जाता है ये वाला फैक्टर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, वी हैव यहाँ पे कुछ कॉइल्स होते हैं, इनको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल्स। इनफैक्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी जो जो कॉइल करंट कैरी करती है उसको भी प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉइल्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल। ये कौन सी कॉइल हो गई? प्राइमरी। और ये कौन सी कॉइल हो गई? तो ट्रांसफार्मर किसमें चलता है? ट्रांसफार्मर में अगर डीसी डाल दोगे तो कुछ होगा? डीसी डाल दिया यहाँ पे, डीसी कर बैटरी लगा दी मान लो यहाँ पे, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बैटरी लगा तो कुछ होगा? कुछ यहाँ पे बैटरी लगा दी तो क्या होगा? होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा इस वाली कॉइल में, हो जाएगा? नहीं होगा। मैंने, चलो ठीक है मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने कैसे बैटरी लगा दी, होगा? होगा, बिल्कुल होगा। कब होगा? जब तुम स्विच को ऑन कर दोगे, 1 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए चलो होगा, उसके बाद, उसके बाद नहीं होगा। तुम्हें 1 सेकेंड के लिए चाहिए क्या? तो फिर, हाँ तो फिर ऑन ऑफ करने के लिए एक आदमी को बिठाना पड़ेगा यहाँ पे, या कोई डिवाइस लगानी पड़ेगी ऑन ऑफ करने से। तो इससे अच्छा है हम ये ले लेते ना, एसी। एसी में क्या होता है,
ये हम मैंने बताया भी था आपको। एसी में क्या होता है, एसी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो देखो, हाई लो हाई लो हाई लो ऐसे जा रहा है, बराबर। इट गोज हाई लो इट गोज लाइक, ये क्यों होता है ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एसी में। तो अब अगर मैं यहाँ पे डीसी लेता हूँ तो डीसी का कोई उपयोग नहीं है यहाँ पे मेरे लिए, करेक्ट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एसी लगा देना पड़ेगा। एसी का सिंबल ये होता है, दिस इज सिंबल फॉर अल्टरनेटिंग करंट है दिस, ठीक है। तो जैसे मैंने एसी लगा दिया, यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, इस कॉइल के अंदर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, बराबर है। अब देखो क्या हुआ, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर आया, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर से मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर आया, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपने करंट दिया वो कैसा करंट है, एसी है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वो भी चेंजिंग होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इट्स चेंजिंग ना, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ इस कॉइल के क्रॉस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया कि नहीं आ गया, ये जिस रेट से चेंज हो रहा होगा उस उतने ही रेट से यहाँ पर क्या आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, बराबर। ईएमएफ यहाँ पे उतने रेट से इंड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, बरोबर, बरोबर है, डाउट है कुछ? ओके। अब देखो, अब यहाँ पे ईएमएफ जो फ्लक्स था वो किसी रेट से चेंज हो रहा था ना, इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के अंदर था वो कुछ चेंज हो रहा था, इट वाज चेंजिंग एट सम रेट। तो मान लो वो रेट था d5/dt, इस रेट से वो चेंज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, इस जगह में प्राइमरी का ईएमएफ कितना होगा, या चलो हम बोले सेकेंडरी की बात करते हैं। तो सेकेंडरी के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, नंबर ऑफ कॉइल्स इन सेकेंडरी बराबर है d5/dt है, तो वो होगा वहां पे ईएमएफ इंड्यूस। और प्राइमरी के अक्रॉस क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी के अक्रॉस क्या लिख सकते हो, सेम, बस यहाँ पे पी चेंज हो जाएगा, और क्या है, तो कांस्टेंट ही रहने वाला है ना भाई, तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो d5/dt तो मेरा कांस्टेंट आ गया, आगे कि नहीं आ गया। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको कांस्टेंट ले लिया तो ES अपॉन NS, मतलब EMF ऑफ सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स फॉर सेकेंडरी शुड बी इक्वल टू EP/N, ठीक है, या ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, ठीक है। मतलब अभी अगर तुमने प्राइमरी में मान लो तुमने 10 टर्न्स लगाई और सेकेंडरी में 20 टर्न्स लगाई, यहाँ पे वोल्टेज 1 वोल्ट था, तो सेकेंडरी में कितना हो जाएगा, कितना वोल्टेज आ जाएगा सेकेंडरी में, प्राइमरी में 10 टर्न्स है, सेकेंडरी में 20 टर्न्स है, ठीक है। प्राइमरी के क्रॉस वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो सेकेंडरी के क्रॉस कितना वोल्टेज आ जाएगा, बराबर है। तो ऐसे तुम टर्न्स को कम ज्यादा करके किसी भी साइड वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हो। मतलब समझो अगर मैंने यहाँ पे ज्यादा टर्न्स कर दी तो क्या होगा, यहाँ का जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो ज्यादा हो जाएगा,
तो उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप कर रहा है ना, वोल्टेज को बढ़ा रहे, स्टेप अप। और जब हम इसको कम कर देंगे, इसको ज्यादा कर देंगे, दैट विल बी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो पहले हमें कौन से ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ेगी? स्टेप, पहले कौन से ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ेगी? स्टेप अप, ठीक है। उसके बाद कौन से ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ेगी? स्टेप डाउन, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होंगे तो हम उसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे लेके जा रहे होंगे, बराबर है। तो हमें वहां पे स्टेप अप की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको कम करना है, उसको वोल्टेज को। तो यहाँ पे ज्यादा कर दो, यहाँ पे कम कर दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टेप अप, यस। तो तुम्हारे वहां जो घर के पास लगा होगा वो स्टेप डाउन होगा। तो वहां पे प्राइमरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में कम। और लोनी के पास जाओगे तो वहां पे यहाँ पे कम रहेगा, यहाँ पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। लिखना है, लिख लो जल्दी से। चलो चलो जल्दी से देख। ट्रांसफार्मर के केस में पावर जो है या एनर्जी जो कंजर्व्ड है कि नहीं है? एनर्जी कंजर्व्ड है यहाँ पे कि नहीं है? लेकिन हमने तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। क्या ये परपेचुअल मशीन की तरह नहीं हो गया अभी जो बता रहा था आपको? आते ही रहेगा, आते ही रहेगा। बताओ। तो एक्चुअली यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे पावर को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। मतलब देखो, जितना यहाँ पे पावर है तुम्हारा, उतना ही पावर यहाँ पे भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं पोटेंशियल बढ़ा दिया तो पावर तुम्हारा बढ़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल है। अदरवाइज इट विल वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनफैक्ट अगर तुमने यहाँ पे 10 जूल का पावर यहाँ पे तुमने जनरेट किया है, तो यहाँ पे थोड़ा कम ही जाता है, 8-9 जूल का ही जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे बीच में बताया था मैंने, लॉसेस होते हैं। तो एक तो होता है एडी करंट लॉस, ठीक है, जो अभी मैंने तुम्हें बताया था ट्रांसफॉर्मर्स में होता है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर्स में क्या करते हैं हम, उसका जो कोर रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, लैमिनेट करके ऐसे बांध देते हैं। फिर दूसरा लॉसेस होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस, वो हम पढ़ेंगे जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होता है, ठीक है। और कुछ होता है इसमें, और हीटिंग लॉस और वो सब तो खैर कॉमन है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर ले रहे हैं तो जितनी एनर्जी यहाँ पर थी उतनी एनर्जी यहाँ पर थी, बराबर है। तो यहाँ पर टोटल पावर कितनी थी, कितनी पावर थी टोटल? ईपी आईपी, ईपी की जगह में ये ईएमएफ एट पी, प्राइमरी का ईएमएफ और प्राइमरी का करंट, पावर हो गया प्राइमरी का। दिस शुड बी इक्वल टू सेकेंडरी का ईएमएफ। और तो ये ध्यान रखो, पावर जो रहती है ट्रांसफार्मर में वो हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए।